चलो, फाइनेंशियल मार्केट्स। हाँ जी। Financial market basically it acts as a link between the saver and the investor. अब यहाँ पे दो एस्पेक्ट्स दिए हैं। एक बिजनेस फर्म दी है जिसको हम कहते हैं कि पर्सन द स्ट्रक्चर और द इंस्टीट्यूशन विच इज हैविंग डेफिशिट इन द फंड्स। ओके, उनको पैसा चाहिए बिजनेस में लगाने के लिए, और वो पैसा कहाँ से लेते हैं? फाइनेंशियल मार्केट से या बैंक्स से पैसा लेते हैं। ओके, तो वो पैसा किसका है? हाउस होल्ड सेक्टर का पैसा है। हाउस होल्ड सेक्टर है हम लोग जो कमाई करते हैं, उसमें से कुछ पैसा खा लेते हैं, बाकी हम सेव करते हैं। वो सेव करके हम कहाँ डालते हैं? बैंक में। बैंक्स उसको किसके पास भेजती हैं? फाइनेंशियल मार्केट में भेजती हैं। ओके, और फाइनेंशियल मार्केट से पैसा कौन रेज करता है? बिजनेस फर्म्स। तो बिजनेस फर्म दो जगह से पैसा रेज करती है, बैंक से भी और फाइनेंशियल मार्केट से भी पैसा रेज करती है बाय इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, और बैंक से लोन लेके पैसा। तो ये एक क्या है? फाइनेंशियल मार्केट इज ए मार्केट। दिस जो फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली क्या है? इट एक्ट्स एज ए लिंक बिटवीन द सेवर एंड द इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन है? बिजनेस फर्म। और सेवर कौन है? हाउस होल्ड, जो कमाई करता है और उस कमाई में से कुछ कंज्यूम करके बाकी सेव करता है, जिससे वो बैंक में रखता है मेंटेन करके। ओके, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट जो एस्पेक्ट है आपके पास, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट है आपके पास। ओके, चार फंक्शंस हैं। सबसे पहला फंक्शन है मोबिलाइजिंग द सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू प्रोडक्टिव। आप फाइनेंशियल मार्केट्स के थ्रू एक अपॉर्चुनिटीज बताते हो लोगों को कि देखो जी, ये म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं, ये शेयर्स अवेलेबल हैं, ये आपके पास एफडी अवेलेबल है, या फिक्स डिपॉजिट्स आपके पास अवेलेबल हैं, या पब्लिक डिपॉजिट अवेलेबल हैं जिसमें आपको इतना इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो उसमें रिस्क फैक्टर सारा कुछ एक्सप्लेन करते हो। तो आप उस सारी एक्सप्लेनेशन के बाद जो लोगों के पास सरप्लस पैसा अवेलेबल है, उस पैसे को मूव करवाते हो, एंड यू ट्राई टू मेक दैट फंड अवेलेबल टू द कंपनीज, okay, for investment purpose into a productive use, so that they can generate enough of the earnings out of that and provides a higher rate of interest on the savings to the savers। एंड इस तरीके से वो अपनी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज भी कैरी आउट करते हैं और लोगों को सेविंग्स के ऊपर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अवेलेबल करवाते हैं। ओके, दूसरा काम इसका क्या है? प्राइस फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी, कि किस चीज की कितनी कीमत होगी वो कौन पता करके देता है आपको? फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के फैक्टर्स जो हैं वो आपको किसी कीमत की वैल्यू बता के देते हैं। अब जैसे अभी मान लीजिए कि फार्म लॉज को भी आप इनकी मंडी है। आपके पास स्टॉक मार्केट शेयर्स के लिए मंडी है, उसे कहते हैं स्टॉक मार्केट। आपके लिए फसल को बेचने के लिए मंडी है, उसे कहते हैं फार्म्स मार्केट। मगर आपके पास प्रॉपर्टी बेचने के लिए कोई मंडी नहीं है। शेयर बेचने के लिए है, मगर प्लॉट बेचने के लिए, मकान बेचने के लिए कोई मंडी नहीं है। तो जब आपके पास कोई मंडी नहीं है मकान बेचने के लिए, प्लॉट बेचने के लिए, तो आपको पता ही नहीं लगता कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, क्या आपसे कीमत सही मांग रहा है कोई, या आपसे ज्यादा मांग रहा है, कम मांग रहा है। मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। मगर स्टॉक मार्केट में और फसलों की मंडी में ये प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे आपको पता लगता है कि कितने लोग कितने शेयर्स अवेलेबल हैं स्टॉक मार्केट में, और कितने लोगों को वो शेयर्स चाहिए। तो वो आपके जो एक डिजिटल उन्होंने स्क्रीन लगाई हुई है, उस पे नंबर ऑफ पीपल हु आर इन डिमांड ऑफ द शेयर्स, उसकी डिटेल आती रहती है उनके सामने।
और कितने लोगों को शेयर बेचना है उसकी भी डिटेल आती रहती है। तो उसके हिसाब से शेयर की वैल्यू ऊपर-नीचे जाती रहेगी। ओके, तो ये क्या है, इट हेल्प्स इन ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स, इट हेल्प्स इन डिस्कवरिंग द प्राइस ऑफ द शेयर्स और प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज विच आर देयर इन द स्टॉक मार्केट। ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है। अब आप देखो, आपके पास प्रॉपर्टी मार्केट में मंडी ना होने के कारण आपको ये पता ही नहीं है कि किसी को आपका प्लॉट चाहिए कि नहीं चाहिए, तो आप उसको इजीली बेच नहीं सकते हो। बहुत मुश्किल होती है आपको बेचने में प्लॉट को, मकान को। बट शेयर्स के लिए मंडी अवेलेबल है, जिसे हम कहते हैं स्टॉक मार्केट। ओके, और उसमें आपको टीवी आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिख जाएगा कि कितने लोगों को आपके शेयर्स चाहिए, कितना को नहीं चाहिए। वो सारी अवेलेबिलिटी है, तो आप अपने शेयर्स को इजीली कभी भी बेच के उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो रेडी लिक्विडिटी अवेलेबल करवाता है। फिर रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। जैसे प्रॉपर्टी मार्केट में तो आपको ढूंढना पड़ता है कस्टमर कि किसको चाहिए। ब्रोकर्स के पास लिखवा के आओगे तो वो ढूंढ के देंगे आपको ब्रोकर। ओके, जरूरी नहीं है 10 लोग आए, 10 ने आपकी डिमांड, उन्होंने रेट पूछा, बात की और उसके बाद उन्होंने शायद लेना है नहीं लेना है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। मगर स्टॉक मार्केट में क्या है कि आपके पास आपको दर जगह जगह जाना नहीं पड़ता है। आपका जो बायर और सेलर है वो स्टॉक मार्केट को अपने आप अप्रोच करता है और वहाँ पे शेयर्स अवेलेबल हैं, जिसको चाहिए उसको वो बेच देते हैं, जिसको चाहिए वो खरीद लेगा। तो इस तरह से जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है वो प्रॉपर्टी मार्केट या दूसरी मार्केट्स में ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू दी स्टॉक मार्केट। तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स है। फाइनेंशियल मार्केट को हमने दो हिस्सों में बांट दिया, एक कैपिटल मार्केट और दूसरा है मनी मार्केट। ओके, कैपिटल मार्केट को हम प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट भी कहते हैं। इनके दो हिस्से हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। और कैपिटल मार्केट इज नोन एज द लॉन्ग टर्म मार्केट, वेयर एज मनी मार्केट इज नोन एज द शॉर्ट टर्म मार्केट। ओके, तो ये फर्क है आपके पास कि शॉर्ट टर्म अगर आपको सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट सेल परचेज करना है तो आप मनी मार्केट में जाते हो। लॉन्ग टर्म सेल परचेज करनी है अगर आपको, तो आप किस में जाते हो, कैपिटल मार्केट में जाते हो। ओके, अब यही जो आपके पास कैपिटल मार्केट है, इसके दो हिस्से हैं, एक प्राइमरी मार्केट है, एक सेकेंडरी मार्केट है। प्राइमरी मार्केट में जब भी नया शेयर आप फ्लोट करोगे मार्केट में, तो आप प्राइमरी मार्केट में जाओगे। और सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट है जिसमें ऑलरेडी जो शेयर्स बेच चुके हो मार्केट में, उनकी ट्रेडिंग करनी है, तो आप किस में जाओगे, सेकेंडरी मार्केट में जाओगे। ओके, अब हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं मनी मार्केट को। ओके, कि मनी मार्केट आपके पास क्या है। अब देखो, मनी मार्केट बेसिकली क्या है, ए मार्केट है जो शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए है फॉर अ पीरियड अप टू 1 ईयर। ओके, और यहाँ जो भी पैसा आप रेज करते हो वो वर्किंग कैपिटल के लिए डील यूज करते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं होता है। ओके, और यहाँ पे जो बाइंग, लेंडिंग और बोरोइंग ऑफ मनी होता है, वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 1 ईयर। ओके, परचेज सेल ऑफ जो भी सिक्योरिटी होती हैं वो कब तक होती हैं, अप टू 1 ईयर की होती हैं। इसकी कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन भी नहीं है। और इसमें जो इन्वेस्टमेंट करने वाले इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, इंडिविजुअल को अलाउड नहीं होता है इसमें पैसा इन्वेस्ट करना। और जो इंस्टीट्यूशन इसमें अलाउड होते हैं उनका वो है जैसे आरबीआई, एलआईसी, यूटीआई, जीआईसी, कमर्शियल बैंक्स, एमएनसीज हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं बड़े बड़े, वो इसमें पैसा लगा सकते हैं। और इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कॉल मनी है, ट्रेजरी बिल है, फिर आपके पास कमर्शियल पेपर है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, कमर्शियल बिल है। ये सारे इंस्ट्रूमेंट इशू किए जाते हैं मनी मार्केट में। ओके, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट। अब आपके पास 5 इंस्ट्रूमेंट्स हैं मनी मार्केट के, कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल बिल,
कमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। कॉल मनी आपके पास क्या है ये देखते हैं पहले तो। चलो मैं एक मिनट। एक मिनट। हाँ जी, सबसे पहला हमने एस्पेक्ट लिया है कॉल मनी। ओके, अब कॉल मनी क्या है? दिस इज एन अमाउंट raised for a period uh, ranging from 1 day to 15 days. Okay, पहला point. Secondly, its rate is decided on the basis of CRR. Okay, i.e., it is inversely proportional to CRR। एक ये है। फिर तीसरा है, इसको क्या कहते हैं? द रेट एट विच दिस मनी इज अवेलेबल ठीक है, इज नोन एज कॉल रेट। ठीक है, चौथा इसमें क्या है? दिस मनी इज generally raised in emergency from different financial institutions। ओके, मतलब आपके पास कोई लोन लेने के लिए आ गए और आपको लोन देना है मगर पैसे कम हो गए हैं, तो आप एक फोन कॉल करते हो किसी और बैंक के पास या इंश्योरेंस कंपनी के पास और उससे पूछते हो कि आपके पास पैसा अवेलेबल है, मेरे को 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए पैसा चाहिए। तो अगर उनके पास पैसा अवेलेबल है तो वो उस कॉल रेट के ऊपर वो अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज प्लेज कर देता है दूसरे इंस्टीट्यूशन के पास, और वहां से उनका जो सरप्लस पैसा है उसे रेज कर लेता है टू पे money to the lenders who are in need of money from that financial institution। तो ये जो पैसा है इसे कहते हैं कॉल मनी कहते हैं हम। ओके, अब इसके बाद दूसरा इंस्ट्रूमेंट है ट्रेजरी बिल। सर दोनों बैंक गेन करेगा क्या सरप्लस? दोनों बैंक गेन नहीं करते, एक को तो कॉल रेट मिलता है, दूसरा लोन दे लेता है लोगों को। ठीक है ना? ओके सर। ठीक है ना? अब आ जाओ ट्रेजरी बिल के ऊपर। ट्रेजरी बिल क्या है? दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट issued
बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। सो अगर सरकार को पैसा चाहिए तो ये क्या कहते हैं, मार्केट में सरकार के जो इशूड सिक्योरिटीज हैं उसको बेचता है और पैसा रेज करके देता है सरकार को। ओके। और अगर सरकार को पैसा नहीं चाहिए तो वो क्या करता है, मार्केट से पैसा दे के लोगों को और उनसे सिक्योरिटीज वापस खरीद लेता है। अब देखो, इससे अगर आप सिक्योरिटीज बेच के पैसा उठा रहे हो तो मतलब आप मार्केट में से पैसे को खत्म कर रहे हो, तो इन्फ्लेशन के ऊपर हमला कर रहे हो। और अगर आप क्या कर रहे हो कि मार्केट से लोगों से आप सिक्योरिटीज वापस खरीद रहे हो, तो इसका मतलब लोगों के हाथ में सरप्लस मनी अवेलेबल करा रहे हो, क्योंकि आपने उनके हाथ से जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज इशूड थी वो आपने वापस खरीद ली है। ओके। तो मनी सप्लाई आप इंक्रीज करते हो जब आप सिक्योरिटीज खरीद लेते हो वापस, और जब सिक्योरिटीज बेचते हो तो मनी सप्लाई डिक्रीज करते हो। सेकेंडली, इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज ₹25,000 और फिर इसके लॉट्स चलेंगे, हंड्रेड्स के लॉट्स चलेंगे। ओके। थर्ड इज नो इंडिविजुअल इज अलाउड टू इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो कौन कर सकता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स, ये खरीद सकते हैं। और चौथा क्या है? इट इज इशूड फॉर ए पीरियड ऑफ 14 days to 365 days। ठीक है, ये आपके पास है ट्रेजरी बिल। फिर आ जाते हैं हम कमर्शियल बिल या ट्रेड बिल। ठीक है, ये वो बिल है विच इज traded between two traders। Okay, having strong financial credibilities। ठीक है जी, जिनकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है उसको क्या कहते हैं, उन आपस में करते हैं वो डील। ओके। और इन दिस इट इज बीइंग प्रमोटेड टू इंक्रीज सेल्स। ठीक है, उधार पे आप सेल्स को बढ़ाते जाते हो, तो स्टॉक को ज्यादा मेंटेन करना है या सेल्स को इंक्रीज करना है तो ये आप यूज करते हो। दिस इज जनरली इशूड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 month to 3 months। ठीक है जी, 1 महीने से 3 महीने तक का टाइम होता है जिसके लिए ये इश्यू होते हैं। ये आपस में दो ट्रेडर्स के बीच में होते हैं, वो अपनी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटीज और उनकी आपस की डीलिंग के बेसिस पे करते हैं, और ये इन प्रमोट करती है आपकी स्टॉक को मेंटेन करने और सेल्स को इंक्रीज करना। ओके। फिर आ जाओ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ठीक है,
सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कौन से है? दीज आर issued by companies, okay, having good credibility. ठीक है, पहली चीज। सेकेंडली, the money is invested by companies having surplus funds। ठीक है जी। तीसरा क्या है? मनी उन कंपनी से इन्वेस्ट होती है जो इनके पास सरप्लस फंड्स है। तीसरा इनमें है कि देयर इज नो guarantee being given by company issuing सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ठीक है। फिक्स डिपॉजिट और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में फर्क क्या है? सर, फिक्स डिपॉजिट में आपके पास क्या है कि गारंटी है, कल को अगर लॉसेस होते हैं तो आप पैसे को रिकवर कर सकते हो और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है। जबकि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में आपको कोई गारंटी नहीं है, मॉर्टगेज नहीं है, आपके अनसिक्योर्ड फंड्स हैं, मगर कंपनी की क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है, उसके बेसिस पे उसको पैसा दिया है और उन कंपनीज ने पैसा दिया जिनके पास आइडल फंड्स अवेलेबल हैं, ओके, और वो उसमें पैसा लगा देते हैं फॉर ए पीरियड ऑफ 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या 12 महीने, जितने भी टाइम आपको चाहिए। तो 45 डेज, ऐसे 1.5 महीने का भी उसके पास होता है। तो आपको जितने जितने टाइम के लिए पैसा लगाना है वो आप पैसा लगा के उसमें इन्वेस्ट कर देते हो, इसमें कोई गारंटी नहीं है। ओके, तो ये तो है आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। फिर आपके पास है तो हाँ जी, जो ट्रेजरी बिल है उसमें इन्वेस्ट और इशू दोनों आरबीआई करती है। हाँ, अच्छा, ठीक है। ठीक है। फिर आ जाओ पब्लिक डिपॉजिट्स। पब्लिक डिपॉजिट्स भी क्या करते हैं? दीज आर इश्यूड बाय कंपनीज हैविंग हाई क्रेडिबिलिटी। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, द रेट ऑफ इंटरेस्ट is generally higher than market rate। ओके, तीसरा क्या है? these are issued by already existing companies and not by new companies। ओके, चौथा इसमें है द फंड so raised is unsecured and it ranges from 14 days to, ठीक है जी। तो ये आपके पास पब्लिक डिपॉजिट है। फाइन। तो इस तरीके से आपके 5 इंस्ट्रूमेंट हो गए
मनी मार्केट के। अब आ जाते हैं हम किस पे, कैपिटल मार्केट पे। कैपिटल मार्केट में आपके पास हमने डिस्कस किया था दो एस्पेक्ट्स हैं, वन इज प्राइमरी मार्केट, अनदर इज सेकेंडरी मार्केट। सर SLR क्या है? SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी हाँ रेशियो इसमें किसमें? तो उसमें है कॉल मनी में। हाँ They are वही generally used by the bank for। वही तो मैं CRR लिखा है ना, वही CRR इज अच्छा अच्छा अच्छा। उसे NRR वो कह लो कि LRR CRR प्लस SLR करके उसके हिसाब से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसमें, ठीक है। जैसे जैसे ओके। CRR बढ़ता जाएगा कॉल रेट कम हो जाएगा, जैसे जैसे CRR कम होता जाएगा कॉल रेट बढ़ता जाएगा। नहीं, ठीक है। CRR मतलब कैश रिजर्व रेशियो, आपको कितना कैश रिजर्व में रखना है। अगर आपको कम रखना पड़ा कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, तो आपका कॉल रेट अपने आप गिर जाएगा क्योंकि ज्यादा पैसा अवेलेबल है। ओके, और अगर आपका CRR ज्यादा बढ़ा दिया आपने तो कॉल रेट अपने आप बढ़ जाएगा क्योंकि कैश रिजर्व में ज्यादा चले गया आपके पास, ठीक है। इज दैट क्लियर? ओके सर। यस सर। अगर कैश रिजर्व में ज्यादा चले जाएगा तो कॉल रेट आपका बढ़ जाएगा, और अगर कैश रिजर्व में आपका कम जाएगा तो आपका कॉल रेट क्या कहते हैं, कम हो जाएगा अपने आप ही, क्योंकि आपके पास ज्यादा फंड्स अवेलेबल हो जाएंगे, सरप्लस फंड्स टू पे दी मार्केट। ठीक है जी, क्लियर है? यस सर। अब आ जाओ प्राइमरी मार्केट, इसे कहते हैं न्यू इश्यूज मार्केट। जब भी न्यू शेयर्स या डिबेंचर्स आपने इशू करने होते हैं, ओके, तो इसको आप किस मार्केट में करते हो? प्राइमरी मार्केट में। इसकी कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है, ओके, ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है इस मार्केट की, फाइन। तो ये सो प्राइमरी मार्केट इज अ मार्केट इन विच शेयर्स और डिबेंचर्स आर इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम, उसे कहते हैं प्राइमरी मार्केट। और सेकेंडरी मार्केट क्या है? दैट मार्केट which deals with already issued shares and debentures, जो पहले से बेचे हुए हैं उनको फिर रीसेल और परचेज करना, वो कहाँ होते हैं? सेकेंडरी मार्केट में। प्राइमरी मार्केट में जो फर्स्ट टाइम आप शेयर्स इशू कर रहे हो मार्केट में, उसे कहते हैं प्राइमरी मार्केट। अब प्राइमरी मार्केट में आपके पास कई तरीके हैं इशू करने के। पहला है इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस, ओके, जिसे आप कहते हो IPO। सेकंड है ऑफर फॉर सेल। तीसरा है आपके पास राइट इशू, ठीक है जी। फिर आपके पास और क्या है? राइट इशू, ऑफर फॉर सेल, EIPO है आपके पास, ओके। और एक और था इसमें, फिफ्थ पॉइंट क्या है दिया ना? फिफ्थ इसमें क्या है आपके पास? सर प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट, हाँ जी। हाँ जी, इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस क्या है कि आपने फर्स्ट टाइम शेयर्स इशू करने हैं तो आप एक प्रोस्पेक्टस लॉन्च करते हो,
प्रोस्पेक्टस तो आपको पता है एक स्टेटमेंट है जो आपको बताता है कि क्या एसेट्स है, क्या लायबिलिटीज है, कौन बैंकर्स है, कौन इंश्योरेंस कंपनीज है, किस पर्पस के लिए हमें पैसा चाहिए। ओके, तो आप वो एक प्रोस्पेक्टस इशू करते हो जनरल पब्लिक को, और जनरल पब्लिक उस प्रोस्पेक्टस को पढ़ने के बाद आपके शेयर्स के लिए अप्लाई करती है। ओके, सो दिस प्रोसेस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स आफ्टर रीडिंग द प्रोस्पेक्टस इज नोन एज इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस। समझ आया इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस क्या होता है? यस सर। फिर आ जाओ ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल में क्या है कि कंपनी ने एक अंडरराइटर को अपॉइंट किया, उसको सारे शेयर बेच दिए, ठीक है, और अब उसकी जिम्मेवारी है वो कितने में शेयर किसी को बेचेगा या जो भी करेगा। मतलब उसने कंपनी ने अपनी प्राइस पे, अपनी एक डिसाइडेड प्राइस पे सारे शेयर्स एक पर्टिकुलर कंपनी को बेच दिए, जो ब्रोकर है या अंडरराइटर है, जो उसको कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि मैं ये आपके शेयर अपने आप मार्केट में बेच लूंगा। और उस प्राइस के बाद वो खुद डिसाइड करता है, वो अंडरराइटर या वो बैंकर, कि किस प्राइस पे कंपनी के शेयर्स मार्केट में बेचने हैं। तो वो जो है शेयर्स बेचे जाते हैं उस अंडरराइटर को फॉर फर्दर सेल, और जिस प्राइस पे उस अंडरराइटर को बेचे जाते हैं उस प्राइस को कहते हैं हम ऑफर फॉर सेल। ओके, तो यहाँ आप क्या करते हो, अंडरराइटर को बेच देते हो एक पर्टिकुलर प्राइस पे, जो डिस्काउंटेड प्राइस होती है, और वो अंडरराइटर फिर फर्दर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है आपके शेयर्स को मार्केट में बेचने का, और फिर फर्दर उन शेयर्स को बेचता है और आपको आपके पैसे दे देता है। ओके, जितने पे आपने उसको शेयर्स बेचे होते हैं। तो अगर उसको लॉस होता है या फायदा होता है, उसकी सारी जिम्मेवारी उस अंडरराइटर की हो जाती है, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती। फिर आ जाते हैं राइट इशू। राइट इशू में क्या है, दीज आर द शेयर्स विच आर बीइंग इशूड बाय द कंपनी सेकंड टाइम। तो ऑलरेडी जब फ्रेश इशू भी इसे कहते हैं, फ्रेश ऑफर फॉर शेयर्स कहते हैं, या फ्रेश प्रोस्पेक्टस ऑफर कहते हैं, एफपीओ भी कहते हैं इसे। ओके, आईपीओ होता है और एक एफपीओ होता है। तो इसमें फ्रेश इशू जब आप दे रहे हो सेकंड टाइम, तो आपने जब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, पहले आप उनसे पूछोगे कि वेदर दे आर रेडी टू बाय द शेयर्स, और दे आर और इट इज बीइंग आस्क्ड फ्रॉम देम दैट इफ देयर शेयर्स बी सोल्ड टू सम अदर इंडिविजुअल ऑन देयर बिहाफ। ओके, अगर वो जो इंडिविजुअल्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, वो ये कह देते हैं कि हमें नहीं खरीदने शेयर्स, ना हमारे रिलेटिव को खरीदने हैं, मतलब नोन को खरीदने हैं, तो कंपनी फिर क्या करती है, उन शेयर्स को मार्केट में लॉन्च कर देती है, मार्केट में इशू कर देती है। तो राइट इशू में सबसे पहला हक किसका है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं या उनकी रिकमेंडेशंस का पहला हक है। अगर वो मना कर देते हैं तो वो सारे शेयर्स मार्केट में बेच दिए जाएंगे एट ए प्राइस विच द कंपनी फील्स फिट फॉर दोस शेयर्स। ओके, तो इस एस्पेक्ट को क्या बोलते हैं, हम राइट इशू कहते हैं। ई आईपीओ, पहले जो आईपीओस आते थे वो पेपर फॉर्म में आते थे, डॉक्यूमेंटेशन सारा कुछ पेपर फॉर्म में अवेलेबल होता था। तो अब उसको डिजिटली कन्वर्ट कर दिया गया है, सो दैट इट्स इजी फॉर यू टू रीड एंड अप्लाई फॉर द इशूड न्यू शेयर्स बीइंग इशूड बाय द कंपनीज। तो ये जो एस्पेक्ट है इसे कहते हैं हम ई आईपीओ कहते हैं। फिर है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है कि हम जनरल पब्लिक के पास नहीं जाते हैं, बट कुछ चुनिंदा कंपनीज के पास जाते हैं, उनको हम एक स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं, जिसमें हम सारा, जिसको हम वैसे तो प्रोस्पेक्टस मानते हैं अदरवाइज, बट यहाँ ये पब्लिक को नहीं इशू किया जाता, ये सिर्फ प्राइवेट कंपनीज को इशू किया जाता है, तो इसे हम कहते हैं स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। और इस स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस में सारा कुछ डिटेल में लिखा होता है कि क्या कंपनी करने जा रही है, कितना पैसा रेज करेगी, किस पर्पस के लिए रेज करेगी, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, एवरीथिंग इज बीइंग एक्सप्लेन्ड, एंड दे ऑफर दीज शेयर्स टू द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स और फाइनेंशियल कंपनीज। ओके, बिफोर गोइंग टू द पब्लिक।
जनरल पब्लिक। तो जब प्राइवेट कंपनीज अगर इन शेयर्स को खरीदना चाहते हैं, दे कैन अप्लाई फॉर द शेयर्स थ्रू दिस पर्टिकुलर सिस्टम। सो इस स्टेटमेंट को, इस सिस्टम ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स टू द प्राइवेट कंपनीज को कहते हैं हम प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है जी, इज दैट क्लियर? So why it is called as हाँ, sir, why it is called a cheaper method? ए पीपल मेथड। Sir, cheaper. हाँ, चीपर मेथड। आपको जनरल, First, आपको हाँ, बैंकर नहीं अपॉइंट करने, आपको कोई इंश्योरेंस कंपनी नहीं अपॉइंट करनी, आप बस अपने प्राइवेट इंडिविजुअल्स के साथ इंटरेक्ट करके उनको बेचते हो। जबकि जो पब्लिक को बेचना है तो आपको सारी फॉर्मेलिटीज, लीगल फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करके तो वर्किंग, मतलब वो डिटेल प्रोसेस हो जाता है। ये थोड़ा सा कम डिटेल प्रोसेस है, इसमें आपको इजीली इन्वेस्टमेंट मिल जाती है, इसलिए ये चीपर है। ठीक है, okay. अब इसके बाद कौन से टॉपिक्स रहते हैं आपके पास? आशीष बोलो, मेरे पास बुक नहीं है इस समय। सर सेकेंडरी। सेकेंडरी तो हो गया, सेकेंडरी में आगे कुछ, Features, सेकेंडरी के आगे features डीमेटेरियलाइज, में, हाँ, डीमेटेर, features में, it is second तो इसमें features with the challenge. It comes after primary. It has a particular place or it encourages new investment. हाँ, तो वो फीचर्स ऑफ सेकेंडरी मार्केट है। हाँ, अच्छा, उसके बाद डीमेटेरियलाइजेशन और डीम्यूचुअलाइजेशन। इसके बाद है स्टॉक एक्सचेंज। हाँ, स्टॉक एक्सचेंज है, डीमेटेरियलाइजेशन और डीम्यूचुअलाइजेशन होगा। एक रुको, सेबी है, मैं देखता हूँ।